स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। एक सरकारी अधिकारी जो पिछले करीब 30 साल से नौकरी में है, जिसका वेतन फिलहाल लाख 1.5 लाख के आसपास होगा, उसके पास इस वक्त कितनी मौजूदा संपत्ति होनी चाहिए? आंध्र प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर के अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी हुई, उसके बाद इन सारे अंदाजों के आकलन गड़बड़ा गए। उनके पास जो अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है वो यकीन से परे है। एंटी करप्शन ब्यूरो को अधिकारियों के घर से जो संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, उनकी मार्केट वैल्यू 800 करोड़ बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि उनके कई बैंक लॉकर्स को अभी खोला जाना बाकी है। पैसों को लेकर किसी की भूख कितनी हो सकती है, ये तस्वीरें उसकी झलक भर हैं। छापे के दौरान मिले बेशकीमती गहने और रत्नों को देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। 2 किलो सोने के गहने, 5 किलो चांदी के बर्तन, लाखों के हीरे जवाहरात, बेशकीमती रत्न, करोड़ों के प्लॉट। लिस्ट अभी और भी लंबी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के मामले में जबरदस्त छापेमारी अभियान चलाते हुए आंध्र प्रदेश के अधिकारी के ठिकानों से अकूत संपत्ति जब्त की है। संपत्ति देखकर जांच एजेंसी के अधिकारी भी हैरान है कि लाख से 1.5 लाख रुपए वेतन वाले किसी सरकारी अधिकारी के पास इतनी संपत्ति कैसे हो सकती है। बता दें, महोदय आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी के ट्रांसपोर्ट विभाग में डिप्टी कमिश्नर है। एसीबी की टीम ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के 9 ठिकानों पर छापे मारे। संपत्ति इतनी थी कि गुरुवार सुबह शुरू हुई छापेमारी शुक्रवार दिन भर चली। एसीबी को छापे में करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं। हैदराबाद के जुबली हिल्स में बड़ा मकान जिसकी कीमत करोड़ों में है। कोंपली में 8 प्लॉट, माधापुरा में 4 प्लॉट, शिलिंगमपल्ली में 1 प्लॉट, तिरुपति में 1 प्लॉट, पंजागुता में 1 फ्लैट के कागजात मिले हैं। इसके अलावा प्रकाशम और नेल्लोर में 54 हेक्टेयर खेती की जमीन, 4 लाख रुपए की एफडी, 83,000 कैश भी बरामद की गई है। इन सब की मार्केट वैल्यू 800 करोड़ के करीब बताई जा रही है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसके बारे में खुलासा होना बाकी है। छापे के बाद एसीबी ने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ए मोहन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अफसर को विजयवाड़ा की एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। आरोप है कि डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ए मोहन पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए अपने साथ काम करने वाले छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पैसे लेते थे। एसीबी के मुताबिक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में इनकी काली कमाई का जाल फैला है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में मोहन एसीबी अधिकारियों को अपने घर में घुसने नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपना फोन भी बाहर फेंक दिया था, जो बाद में अधिकारियों के हाथ लग गया। ज्यादा जानकारी के लिए अब फोन की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, एसीबी के मुताबिक काली कमाई को सफेद करने के लिए आरोपी अफसर ने अपनी बड़ी बेटी तेजश्री के नाम पर 8 कंपनियां बनाई थी। दस्तावेजों में जो पता दिया गया उसकी जांच करने पर पते फर्जी पाए गए। ये भी पता चला है कि बेल्लारी में भी मोहन ने हाल ही में अपने रिश्तेदारों के नाम कई संपत्तियां ट्रांसफर की हैं। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि अभी 1 दर्जन लॉकर खोले जाने बाकी हैं, जिसके बाद ए मोहन की काली कमाई के कई और राज से पर्दा उठ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN 7। इस तरह एक तरफ तो लोग भ्रष्टाचार करके करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार लोगों के लिए अब जानलेवा भी साबित हो रहा है। मुंबई के ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के पास कमाठीपुरा में 2 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक यूं ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहेंगे लोग? कुछ पल पहले तक कमाठीपुरा की इस गुलमोहर बिल्डिंग में जिंदगी गुलजार थी। 35 के करीब मजदूर बिल्डिंग में चल रहे निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। देखते ही देखते गुलमोहर बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। अब यहां जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। 100 साल पुराने इस बिल्डिंग के गिरने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, लोगों को मलबे से निकालने का काम शुरू हो गया। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद 5 लोगों की जान जा चुकी थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 100 साल पुरानी रिहायशी इमारत में अतिरिक्त फ्लोर बनाने का काम चल रहा था। पुरानी होने की वजह से ये इमारत अतिरिक्त फ्लोर का भार सह नहीं पाई और धाराशाही हो गई।
हादसे के वक्त कुछ मजदूर और स्थानीय लोग बिल्डिंग के नीचे थे जो इसकी चपेट में आ गए। अचानक से पत्थर गिरने लगे बड़े बड़े, आवाज आया जोर से, तो हम लोग डर गए और धुआं फटाक से आ गया हमारा गली के अंदर, तो सब भागने लगे और हम लोग ने आग जब खोली तब देखा कि पूरी बिल्डिंग ऐसे हमारे आंखों के सामने गिरी। स्थानीय एमएलए के मुताबिक ये बिल्डिंग म्हाडा की है। ऐसे में बिल्डिंग में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी म्हाडा की ही बनती है। जिस तरह से पत्ते का घर बैठ गया था उस तरह से बिल्डिंग को बैठ गई है। इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग अपने लोड से गिर गई है और मेरे हिसाब से मैंने इंक्वायरी की डिमांड की, जो सामने है वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा है कि म्हाडा की लापरवाही की वजह से बिल्डिंग गिरी। जो रास्ते का वाइब्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मतलब इमारत अच्छी नहीं थी। और दूसरी बात मुझे समझ में आ रही है, अभी पता नहीं सही है झूठ है, ऊपर कुछ अलग सा काम चल रहा था, जो ज्यादा काम चल रहा था, कुछ गलत काम था, उसकी वजह से ये हादसा हुआ होगा, ऐसे भी लोग कह रहे हैं। घायलों को नायर और जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। अब हादसे के बाद म्हाडा ने सोमवार शाम 4 बजे बैठक बुलाई है। इन सब के बीच सवाल ये कि मौत की इस इमारत की अनदेखी का जिम्मेदार आखिर कौन? सवाल ये भी है कि आखिर कब रुकेंगे ये हादसे? कौन लगाएगा इन पर लगाम? चंद पैसों के लालच में नियम कायदे ताक पर रख दिए जाते हैं। पैसे लेकर हर गलती नजरअंदाज कर दी जाती है। सवाल ये भी है कि क्या किसी नेता, अफसर, पुलिस में इतना दम नहीं कि इसे रोक सके और बेकसूर लोगों को जिंदा दफन होने से बचा ले। इमारत ढहने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी मुंबई में कई बड़े हादसे हो चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा। अगर वक्त रहते ही म्हाडा ने इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई की होती तो शायद कुछ जिंदगियां यूं जिंदा मलबे के नीचे दफन नहीं होती। कैमरामैन समीर के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। और अब बिल्डर ही नहीं बल्कि सरकार भी सपनों के घर के साथ खेल रही है। गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार को देने के बावजूद झुग्गियों में रहने वालों को अपना मकान अब तक नसीब नहीं हुआ। 20,000 फ्लैट सालों से खंडहर में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन पहले दिल्ली की शीला सरकार और अब केजरीवाल सरकार चुनावी वायदे को पूरा नहीं कर पाई। दोनों ही सरकारों का वोट बैंक माने जाने वाले लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, अब अपने वोट का हिसाब मांग रहे हैं। देखिए IBN 7 की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली के कीर्तिनगर की झुग्गियों में रहने वाली मीना देवी ने एक अदद आशियाने की उम्मीद में 3 साल पहले राजीव रतन आवास योजना के लिए आवेदन किया था। 3 साल तो गुजर गए, लेकिन उनका इंतजार अब भी जारी है। हाथों में रसीद थामे मीना कहती हैं कि हमारे लिए सिर्फ कागजी बन गई है, क्योंकि सरकार ने 68,000 रुपए तो जमा करा लिया, लेकिन घर कब मिलेगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। कई बार सर्वे हो गए, हर बार लिस्ट चिपकाई जाती है, पर मकान का कुछ पता नहीं। बोले थे 15 दिन के अंदर में आपको घर दे दिया जाएगा। आज तो 3 साल होने वाली है, 4 साल चौथा साल। 2013 से आज 2016 हो गई। अच्छा। अब पता ना कब सपना पूरा होगा, कब हम लोग के बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छे माहौल में कब हम लोग जाएंगे। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले नगीना ने भी किसी तरह 28,000 का जुगाड़ किया था। अपने घर की उम्मीद में 40,000 का कर्ज भी ले लिया, तब जाकर वो घर के लिए 68,000 रुपए जमा करा पाए थे। दिनों दिन ब्याज बढ़ने के साथ नगीना के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। डर सता रहा है कि ब्याज का पैसा कैसे चुकाएंगे। पैसा दिहाड़ी करते हैं सर, मतलब दिहाड़ी पर काम करते हैं, दिहाड़ी पर जो कमाते हैं। अच्छा। वही जो 30,000 रुपया है जो कि लाए थे घर के, और 40,000 सूद पर लाए। अच्छा, अब क्या बोला जा रहा है? दोबारा पैसा मांग रहे हैं? अब दोबारा 31,000 रुपया मांग रहे हैं सर। 31,000 रुपया कहाँ से हम लाएं? जिस समय ये मकान बनकर तैयार हुए थे, उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भरोसा दिलाया था कि जल्द ही मकानों का आवंटन किया जाएगा, लेकिन मामला अधर में रहा। आम आदमी पार्टी ने इसी को मुद्दा बनाकर विधानसभा चुनाव में झुग्गी वासियों को इस बात के लिए भरोसा दिलाया कि अगर उनकी सरकार आती है तो सबसे पहले मकान आवंटित किए जाएंगे। पहले अल्पकालीन सरकार का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। दूसरी बार सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल की सरकार को 1.5 साल तो पूरे हो गए, लेकिन मकानों के आवंटन की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये दर्द सिर्फ नगीना और मीना का ही नहीं है, बल्कि दिल्ली के 16 लाख से ज्यादा उन आवेदकों का है जिनसे आशियाने के नाम पर पैसा तो जमा करा लिया गया, लेकिन अब तक घर का कुछ पता नहीं है। कम से कम 3-4 बार हुआ होगा कि अब मिलने वाला है। हम लोग इधर दौड़ धूप के जाते हैं। आश्रय सुधार बोर्ड भी गए थे, वहाँ भी हुआ नहीं, आप लोगों को मिलेगा।
दिल्ली सरकार की योजना थी कि झुग्गियों में रहने वालों को अपना मकान देकर दिल्ली को झुग्गी मुक्त किया जाएगा। कुल 650 झुग्गियों में रहने वालों के लिए 3 लाख मकान बनाने की योजना थी, जिसे आधार बनाकर कांग्रेस को शीला दीक्षित की अगुवाई में 2 बार सत्ता मिली। पहले मकान बनाने की प्रक्रिया धीमी रही, लेकिन अब जबकि ये मकान बनकर तैयार हैं, तो ये खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। दिल्ली में अलग अलग इलाकों में बने आवासों के लिए अलग अलग कीमत तय की गई है। मसलन द्वारका बापरोला इलाके में बने आवासों के लिए 72,000 रूपए, तो बवाना भोरगढ़ इलाकों में बने मकानों के लिए 68,000 रूपए। दिल्ली सरकार की नोडल एजेंसी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के मुताबिक दिल्ली की नई सरकार नई योजना के साथ लोगों को मकान देने का काम पूरा करेगी, लेकिन कब तक ये तस्वीर अब तक साफ नहीं है। थोड़े मोड़े जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो हर स्कीम्स में होते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो पुराना स्कीम था और काफ़ी पहले बना हुआ है और थोड़े टेक्निकलिटीज़ थे कि यूडी के थ्रू वो होगा या हमारे डिपार्टमेंट इसको करेगा, एक तो उसको सॉर्ट आउट कर लिया हम लोगों ने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जोर शोर से कहा है कि दिल्ली में कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं उजाड़ी जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि झुग्गी वासियों के लिए जो मकान बनाए गए उनका आवंटन क्यों नहीं हो पा रहा है। रवि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। शादियों में बुलेट राजा से बच के ना रहने पर कैसे जा सकती है दूल्हे राजा की जान, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। आजकल शादी का सीजन चल रहा है, लेकिन कभी कभार इस खुशी के मौके पर कुछ ऐसा भी हो जाता है जो परेशानी का सबब बन जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है हरियाणा के हिसार में, जहां एक शादी समारोह में बारात के दौरान एक शख्स ने जश्न में फायरिंग की और गोली दूल्हे को लग गई, जिससे वो घायल हो गया और वहां खुशी की बजाय अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में यह आप भी देख सकते हैं। दूल्हा दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचा, रस्म अदायगी हो रही है, मांगलिक कार्यक्रम चल रहा है और इसी दौरान वहां खड़े दूल्हे के दोस्त ने फायरिंग की और गोली सीधे दूल्हे को लग गई। दूल्हे को गोली लगने से शादी समारोह में मातम पसर गया। लगातार शादियों में इस तरह की घटनाएं अब बढ़ती जा रही है और इसीलिए हम भी कह रहे हैं, शादियों में बुलेट राजा से बच के रहने की जरूरत है। ये तस्वीरें साफ दिखा रही है कि कैसे एक मांगलिक कार्यक्रम, शादी समारोह, खुशी का ये मौका मातम में बदल गया। खुशी के मौके पर दूल्हे के ही दोस्त ने फायरिंग की, लेकिन बदकिस्मती से गोली सीधे दूल्हे को लग गई। देखते ही देखते खुशियों का ये पल मातम में बदल गया। दूल्हा दुल्हन के द्वार पर पहुंचा ही था कि ऐसे में यह हादसा हो गया, लेकिन समझना यह भी है कि क्या यह हादसा है या अपनी ही लापरवाही। पठानकोट में एक छात्र ने सेल्फी लेने के चक्कर में अपने पिता की बंदूक से सिर में गोली मार ली। दरअसल छात्र अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक के साथ सेल्फी लेना चाहता था। वो अपनी बहन के साथ बंदूक लेकर सेल्फी ले रहा था और तभी ट्रिगर पर उंगली चली गई, जिसके बाद छात्र को फौरन अस्पताल ले जाया गया और उपचार के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन उसे लुधियाना रेफर कर दिया गया। फिलहाल छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। और अब आपको दिखाते हैं जंगलों को काटने का आखिर अंजाम क्या होता है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के एक गांव में जंगल से भटक कर आए एक तेंदुए ने जमकर तांडव किया। तेंदुआ एक घर की छत से दूसरी छत पर छलांग लगाता रहा। तेंदुए ने एक बुजुर्ग को जख्मी भी कर दिया। तेंदुए के आने की खबर सुनकर पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका। पूरी रात इस तेंदुए को पकड़ने की कवायद होती रही, लेकिन तेंदुआ बेकाबू था। तेंदुए के खौफ से गांव वालों ने रात जागते हुए ही गुजारी। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल भी बिछाया गया, पिंजरा भी लगाया गया, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। वन विभाग को उम्मीद है कि तेंदुआ अब खुद ही जंगल लौट जाएगा और लोगों को दहशत से निजात मिलेगी, लेकिन गांव वाले तेंदुए की दहशत में अब भी जीने को मजबूर हैं। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खबरों में खास।